तो नमस्कार, दीपक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपके पिछले एग्ज़ाम हुए 12वीं क्लास के बच्चों के, उनमें से जो एमसीक्यू पेपर आया करते थे, अब वो ना आकर आप उसके साथ साथ अब थ्योरी भी लिखना आएगा। उसमें आपको हैंड राइटिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। पहला नहीं है, 12वीं क्लास का सब चैप्टर याद नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में डिटेल से बताऊँगा, इस गहराई में अच्छी तरह समझा दूँगा आपको। तो ये चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं, पंचम क्रियाएं। ये 5 चैप्टर आपको आज क्लियर कर दूंगा मैं। तो ध्यान से सुने, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू से स्टार्टिंग करता हूँ। तो प्राथमिक क्रिया आप देखते होंगे, जो मनुष्य पृथ्वी पर आए, उन्होंने जो भी खाने पीने की चीज़ें आसपास में उन्हें पाई, उन्होंने जो भी पाया उसको उन्होंने इकट्ठा किया और उसको संभाल के रखा, क्योंकि उस टाइम में जो पहला काम ही था बस जीवित रहना। तो उन्होंने जो भी चीज़ें आसपास की दी, तो उन्होंने क्या किया, आखेट किया, शिकार, आखेट को कहते हैं शिकार करना, और फिर संग्रह किया। जो भी कंदमूल थे, गाजर थे, मूली थे, वो जो आसपास जो पाए उन्होंने देखा कि यार आज तो खा लिया। लेकिन उस टाइम जो था मूल कर्तव्य उनका था, जो उनको जीवित ही रहना बहुत मुश्किल पड़ता था। पहले के जो ज़माने में जो लोग थे, उन्होंने ये नहीं कि काम धंधा शुरू कर दिया स्टार्टिंग में ही आते के साथ, क्योंकि उस टाइम जो मनुष्य का सर्जन शुरू हुआ था, इसीलिए उन्होंने आसपास की चीज़ों को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन चलाया। तो ये थे प्राथमिक क्रिया में। तो प्राथमिक क्रिया उसे क्रिया कहते हैं जब हम प्राकृतिक से प्राप्त चीज़ों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करें, या फिर जीवन यापन करते करते कुछ खाने पीने योग्य चीज़ों को इकट्ठा करें और उसको लंबे समय तक उसी का यूज करते रहें। तो ये प्राथमिक क्रिया में, क्योंकि हम शुरू से ही जंगलों में आए हैं, क्योंकि जब मनुष्य का सर्जन हुआ तो मनुष्य शुरू से जंगल में ही हुआ था। जहाँ तक कि आपको पता होगा, नर्मदा नदी घाटी पे, जहाँ पे मध्य प्रदेश है, वहाँ पे मनुष्य का सबसे पहले माना जाता है सर्जन हुआ, भारत जैसे देश में। तो जो उन्होंने आसपास में चीज़ें पाई, उसका उन्होंने भरण पोषण किया। तो आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, क्योंकि आप जियोग्राफी के स्टूडेंट हो, तो आपको जियोग्राफी पढ़ रहे हो, तो आपको ये टॉपिक समझना है, ना कि तुम्हें इतिहास समझना है। तो मैंने आपको बता दिया प्राथमिक क्रियाएँ क्या है। जो जंगलों से प्राप्त उत्पाद को मनुष्य उपयोग करता है, उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, जंगल से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हो, मछली है, खाने पीने की चीज़ें पहले प्राप्त किया करते थे। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उनका मनुष्य जो उपभोग नहीं करता था, जो उसके उपयोगी चीज़ें होती थी वो उसका उपयोग करता था, जैसे शिकार करना, आखेट करना, ये सब इत्यादि। अब आ गया प्राथमिक क्रिया में भी कई प्रकार के हैं। तो प्राथमिक क्रिया में आप देखे होंगे, तो इसमें जब आप इतना काम धंधा देखते हो, क्या ये इकट्ठे हो गया, कृषि में ही प्राथमिक क्रिया में क्या क्या आता है, आप जो भी देखते हो प्राथमिक क्रिया ही तो है। जो शुरू में मनुष्य है, उसने क्या किया, खेती किया होगा, पशु पाला होगा, और फिर खनिज ढूंढा होगा। तो ये चीज़ें जो भी है, ये प्राथमिक क्रिया के अंदर ही पढ़ोगे, क्योंकि उसको ना, जो पहले का जो कच्चा चीज़ें जो उन्होंने प्राकृतिक से पाया, उसको ना तो वो तेल बना दिया एकदम से, नहीं ना, तो वो अब द्वितीय क्रिया में आएगा। जब वो कच्चे तेल को प्राप्त करके उसमें से ग्रीस निकालेगा, मिट्टी तेल निकालेगा, उन सबको अलग करके तब वो मूल्यवान चीज़ें में बना दिया, मतलब कच्चे माल को परिवर्तित करके उसे मूल्यवान चीज़ें में बदल देना, ये द्वितीय क्रिया आ गई। तो प्राथमिक क्रिया में मैंने पहले बता दिया आपको, प्राथमिक क्रिया जो प्राकृतिक से प्राप्त, सीधा मतलब प्राकृतिक से प्राप्त। तो अब इसमें कई टॉपिक है, इसमें मैं बता देता हूँ। पहला जो है, इसमें प्राथमिक क्रिया में आ गया आपका डेयरी कृषि। मैं आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मैं डेयरी कृषि वह कृषि जिसका उपयोग हम दूध के लिए करते हैं, वह कृषि जिसमें अधिक जानवरों को रखकर हम उनका लालन पालन पोषण करते हैं, उसमें उनके चारा की व्यवस्था करते हैं। तो इसे हम डेयरी कृषि कहते हैं। ठीक है, और मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, जिसमें कृषि के साथ साथ, जैसे हम चावल उगा रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, उसमें हमने सरसों भी बीच बीच में डाल देते हैं, तो ये मिश्रित कृषि, मतलब एक फसल के साथ साथ एक या एक से अधिक फसलों को लेना कहते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में ये भी आएगा, जैसे आप कृषि कर रहे हो, भैंस भी पाल लिया, फिर आपने गाजर का खेत लगा लिया, उसी में फिर आपने शलगम भी लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें मिक्स होगी ना, तो इसीलिए इसका नाम मिश्रित कृषि आ गया। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं पूछी जाएगी, तो आपको बताना पड़ेगा पेपर में। तो ये मिश्रित कृषि है। अब पहला मैंने बताया, कौन सा टॉपिक आपको बताया, डेयरी कृषि, जिसमें अधिक से अधिक दुधारू पशुओं को पाला जाता है, उसे हम डेयरी कृषि कहते हैं। ठीक है, और मैं पहले भी टॉपिक बता देता, फिर उसको समझाऊंगा। तो डेयरी कृषि में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वो पहले दिमाग से, किताब रटने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, डेयरी कृषि में क्या करते हो, चारा की व्यवस्था करते हो। अब इतने सारे भैंस रहेंगे, क्या तुम दूध निकाल दोगे इतने सारे 100 भैंसों का, नहीं ना, तो उसमें मशीनों का प्रयोग होता है।
फिर आप चारा देने के लिए कोई आदमी रखोगे। अब जब ज़्यादा पशु हो जाएंगे तो उसमें मशीन के द्वारा, बेल्ट के द्वारा उस पर चारा रख दोगे, बेल्ट ऐसे चलती जाएगी और उसमें चारा जो जानवर है खाते जाएंगे, जिससे क्या होगा, अधिक से अधिक जानवरों को पाला जा सकता है। अगर मान लो एक एक चारा देगा तो 100वां भैंस जो बंधी है उसको तो चारा नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए मशीनों का प्रयोग होता है। तो ये जब क्वेश्चन आएगा ना डेयरी कृषि के बारे में बताओ, तो पहले बताओगे डेयरी कृषि किसे कहते हैं। तो डेयरी कृषि जहाँ पे दुधारू कुछ, वह कृषि जिसमें अधिक से अधिक पशुओं को पाला जाता है और वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा उनका लालन पालन और पोषण किया जाता है, उसे हम कहते हैं डेयरी कृषि। तो उसकी विशेषता बताओगे, अधिक पैसे लगते हैं और फिर उनका देखभाल करने के लिए पैसे लगते हैं, क्योंकि इंजेक्शन लगते हैं दूध अच्छे देने के लिए, और प्लस यही चीज़ें विशेषता में बताना है और कुछ नहीं है भाई, और इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। और अब आपको बताता हूँ, डेयरी कृषि समझ गए होंगे, इतना तो आप भी जानते होंगे, ये ज़्यादा कोई भारी चीज़ तो है ही नहीं। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित कृषि है, चाहे वो कोई भी हो। चाहे सरसों में आप नीचे लतर नहीं डालते घिए का, तोरी का, तो ये मिश्रित कृषि में है। मतलब एक फसल के साथ दो दो फसल लेना, मतलब एक ही खेत में दो तरह की फसल उगाना मिश्रित कृषि है। चाहे एक काम के साथ दूसरे काम भी करना, वो मिश्रित कृषि में आता है। जैसे कि आप कृषक हो, आप मान लो किसान हो, तो आप किसान हो तो फसल उगा रहे हो धान की, आप पशु भी पाल रहे हो, तो मिश्रित कृषि है ना, कृषि के अंतर्गत आ गया ना ये सारा चीज़ें, तो ये मिश्रित कृषि में आ गया। अब आ गया रोपण कृषि। तो रोपण कृषि में क्या होता है, बीज से नहीं उगाते, सीधा तना काटो और गाड़ दो। जैसे गन्ने की खेती होता है, गुलाब का पौधा हो गया, और ये कलम विधि भी आती है, इसमें आप पढ़ोगे कलम विधि है, जो पौधे को ना इस टाइप में काट देते हैं और एक उसका तना उसमें जोड़ के और उस पर टेप मार के बंडी, जिस तरह पट्टी हड्डी नहीं टूट जाती तो उसको जोड़ के और सपोर्ट दे देते हैं, उसी प्रकार जो है उन पौधों का सपोर्ट देकर उनमें पौधा उग जाता है। और क्या होता है, इससे क्या होता है, अगर आप बीज से उगाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर ऐसे उगाओगे तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें तना जोड़ दिया और बढ़ जाएगा, पेड़ बन जाएगा, पेड़ जल्दी फूल देगा, जल्दी फल देगा। तो यही विशेषता है जो रोपण कृषि बहुत ही अधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि इससे क्या होगा, फल फूल जल्दी से मिल जाते हैं और इससे हमें कम पैसे की लागत लगती है। लेकिन इसमें वैज्ञानिक तकनीकों का अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। वैज्ञानिक ऐसे तकनीकों, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये तना काट के ऐसे जोड़ देंगे तो पौधा बढ़ के फसल जल्दी आ जाएगा। हम शुरुआत से यही करते हैं, बीज बोएंगे, फिर पौधा बनेगा, फिर उसको रोपेंगे कहीं। तो ये चीज़ है ना, ये इसके अंतर आया रोपण कृषि के अंतर्गत। तो रोपण कृषि आप बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हो, केले का भी पेड़ है, केले का शायद नहीं है, गुलाब का पौधा, और कैक्टस जानते होंगे, कैक्टस को भी गाड़ दोगे काट के तो कहीं भी जम जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको बताना है, ये ज़्यादा मैं समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी कवर करता हूँ। फिर आगे आपका अगला टॉपिक है, क्या नाम है, डेयरी कृषि हो गया आपका, फिर मिश्रित कृषि हो गया। हाँ, भूमध्य सागरीय कृषि, वह कृषि जहाँ पे खट्टे फलों की उपज ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय, क्योंकि भूमध्य सागरीय का जो इलाका है ना बहुत गर्म है, और वहाँ पे जो गर्म की वजह से जो उनमें खट्टेपन की एक प्राकृतिक गुणवत्ता पैदा हो जाती है, इसलिए भूमध्य सागरीय जगह पे जो भी है उनके नाम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। मैं आपको समझाने के लिए बस इस वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे, और ये 12वीं क्लास का बीमारी चल रहा है, आप देख ही रहे हो, कोई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कितने का तो नेटवर्क नहीं आता। मेरा भाई खुद पढ़ता है, वो टीचर जब पढ़ाते हैं तो कई बार नेटवर्क चला जाता है या आवाज़ नहीं आता, ये सब समस्याओं को जूझना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, आप मेरे से फ़ोन कर लेना, कॉल कर लेना, मैं आपको हर एक चीज़ें बता दूंगा। मैंने 12वीं में सारी चीज़ें अच्छी तरह पढ़ी है, और ख़ासकर जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा मेरे कम नंबर आए, और फिजिकल एजुकेशन, इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रखी है। तो आप इससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो आगे शुरुआत करते हैं। ये आपका चैप्टर हो गया समाप्त, यहीं तक था ये टॉपिक। अब आगे द्वितीय क्रिया, वह क्रियाएं जो प्राकृतिक से प्राप्त, जैसे कि आपको रुई दे वहाँ से लाए, खेत से रुई ले आए, गुड्डे में भर दिए, भर के और उसको खिलौना बना दिए, तो क्या हो गया, जो कच्चा माल था उसको बहुमूल्य चीज़ में आपने बदल दिया ना, तो ये हो गया द्वितीय क्रिया। ठीक है, द्वितीय क्रिया हो गया, समझ आया? ठीक है। तो द्वितीय क्रिया में आप देखते होंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो भी चीज़ें आप देखते हो, जो भी चीज़ें प्राकृतिक से प्राप्त है, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी से बना दिया बन जाता है, खिलौने बन जाते हैं, तो ये भी हो गया ना द्वितीय क्रिया में। तो इसी में आप पढ़ोगे द्वितीय क्रिया में क्या क्या चीज़ें हैं, वो इसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो इसमें द्वितीय क्रिया मैंने बता दिया क्या होते हैं। अब आपको इसका पूरा बायोडाटा बताता हूँ मैं।
तो इसमें उद्योगों के प्रकार बांट रखे हैं, क्योंकि द्वितीय क्रिया में क्या है, टोटली कंपनी है। क्योंकि जो भी जैसे तेल है कच्चा लाया तो उसका क्या गाड़ी में भरा चला दो नहीं चलेगा, तो उसको हम रिफाइन करेंगे ना। तो द्वितीय क्रिया में कच्चे माल को प्राप्त मूल्यवान वस्तुओं में बदलना द्वितीय क्रिया कहलाता है। तो इसमें देखो आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कंपनी, 3 होते हैं, घरेलू उद्योग, फिर छोटे उद्योग, बड़े उद्योग। तो घरेलू उद्योग में आपके कुटीर उद्योग होते हैं जिसमें चटाई बुनना ये सब आ जाते हैं, तो इसे कुटीर उद्योग कहते हैं। वह उद्योग जो घर में रहकर छोटे मोटे कार्य करते हैं उसे हम कुटीर उद्योग कहते हैं। छोटे उद्योग जिसमें हम दैनिक चीज़ों का निर्माण करते हैं, जैसे कि चूड़ी हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये छोटे उद्योग है। बड़े उद्योग जिसमें कार बनती है, मोटरसाइकिल बनती है, बड़े उद्योग आ गए। ये आपको याद हो गया आकार के आधार पर। अब आ गया कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल आपको क्या क्या प्राप्त होते हैं प्राकृतिक से, एक तो लकड़ी, जंगल, झाड़ हैं, तेल, और आपको हो गया खनिज। तो अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ। वन के आधार पर, तो वन से वह प्राकृतिक संसाधन जो हमें वनों से प्राप्त होती है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो वन से जो प्राप्त होती चीज़ें आप कच्चे माल के आधार पर जैसे क्या प्राप्त होती है आपको, तेल, थिनर, एक तेल है उसको रिफाइन करके पेड़ पौधे की जो रस होते हैं उनको रिफाइन करके रबड़ बनाया जाता है, तो ये इसमें आ गया। फिर खनिज में, खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक। धात्विक में आ गया आपका लोहा, चांदी, सोना, और अधात्विक में आपका वो आ गया रबड़ हो गया, मट्टी के बर्तन। ठीक है, तो मैंने पहला कौन सा बनाया, वनस्पति, फिर खनिज बताया। अब आ गया तीसरा आपका रसायन। रसायन में आपका जैसे तेल हो गया प्राकृतिक जो चीज़ें प्राप्त करते हैं, वो तेलों में से क्या क्या निकलता है, ग्रीस निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आ गया चौथा आपका हो गया रसायन हो गया, खनिज हो गया, और फिर वन संपत्ति हो गया। अब आ गया कृषि। कृषि से प्राप्त जो भी चीज़ें हैं उससे क्या बनता है, चीनी बनता है, फिर बिस्कुट बनता है, ये सब चीज़ें। अब उपभोक्ता एक बच गया, उपभोक्ता के आधार पर तो 2 प्रकार के मूलभूत, एक बहुत वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मूलभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो वह उद्योग जो सभी फैक्ट्रियों के लिए मूल जड़ प्राप्त करे उसे हम मूलभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा मूलभूत उद्योग है। ठीक है, लोहा जो है सभी फैक्ट्रियों का आधार है, इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि लोहा संपूर्ण उद्योगों के लिए मूलभूत आधार क्यों है, क्योंकि लोहा ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे लोहा का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मूलभूत आधार उद्योग। ठीक है, और आगे आपका अगला आ गया इसी में है उपभोक्ता के आधार पर। उपभोक्ता के आधार पर क्या क्या बनती है, बिस्कुट, ये सब, चाय, ये सब चीज़ें बनती है। अब आ गया स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर आपको 3 प्रकार की चीज़ें होती है, मतलब मालिकाना के आधार पर। मालिकाना हक किसको है, तो ये हुआ संपूर्ण जो एक व्यक्ति के पास होता है जिसे हम कहते हैं निजी, और एक होता है संयुक्त, और एक होता है सार्वजनिक। 3 ही होते हैं। निजी मतलब मालिक खुद होता है, संयुक्त मतलब आधा सरकार मालिक होती है, आधा वो व्यक्ति होता है जिसका फैक्ट्री होता है, और सार्वजनिक मतलब पूरा सरकार का देन होता है, उसमें कोई भी जाके इलाज कर सकता है। तो निजी में फैक्ट्री हो गया, सार्वजनिक में अस्पताल हो गया, संयुक्त में रिलैक्सो फैक्ट्री आधा पीएफ देती है ना ये। तो ये चैप्टर खत्म हो गया आपका, द्वितीय क्रियाएं बता दिया आपको मैंने। तो इसमें उद्योगों के प्रकार पढ़ोगे, कुटीर उद्योग कैसे किसे कहते हैं, छोटे पैमाने, तो मैंने उद्योग इसमें बता दिए हैं, बस इसमें आपके नाम याद रखने पड़ेंगे छोटे छोटे। और एक इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। तो स्वच्छंद उद्योग उसे कहते हैं जिसमें प्रदूषण ना हो, जैसे कि बड़े फैक्ट्रियों के नट बोल्ट बनाना, तो वो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, वो बड़ी कंपनियों को नट बोल्ट बना के देते हैं, और उन सभी नट बोल्टों का उपयोग उन बड़ी चीज़ों को बनाने में होता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का नट कहीं और बन रहा है, टायर कहीं और बन रहा है, तो जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बन रही है वहाँ पे प्रदूषण नहीं होता, इसीलिए इसको स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। तो ये टॉपिक जो हो गया ख़त्म हो गया आपका। अब हम आगे पढ़ते हैं, इसी में छोटी छोटी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ख़त्म ये चैप्टर और है ही नहीं। अब इसके बाद आ जाता है आपका द्वितीय हो गया, आप तृतीय क्रिया है, और फिर आगे आपका चतुर्थ क्रिया है। वह क्रिया है जिसमें हम व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करें। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, आपसे पैसे लेते हैं कि नहीं लेते, पैसे लेके आपको पढ़ाते हैं, आपको सेवा देते हैं। आपसे लड़ाई हो गया, किसी से फाइट हो गया, तो आप वकील के पास जाओगे, वकील आपसे पैसे लेगा तो आपका सुनवाई करेगा, न्याय दिलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो हमें सेवाएं प्रदान करते हैं तो इसे हम कहते हैं तृतीय क्रियाएं। ठीक है, और चतुर्थ क्रियाएं भी इसी में आती हैं। ठीक है, चतुर्थ क्रिया में थोड़ा टेक्नोलॉजी आ जाता है, जैसे कि आप बिस्कुट के मालिक को वो अपना
सेवाएं प्रदान करता है ना, जैसे अपना दुकान खोल के, तो तृतीय और चतुर्थ में ज़्यादा अंतर नहीं है, उतना ही है। उसमें थोड़ा साइंस लगाया जाता है। जैसे बिस्कुट का उत्पादन कोई कर रहा है तो इसमें क्वालिटी कैसे हो, तो वो जो है थोड़े बुद्धिजीवी जो वैज्ञानिक हैं उनको उनको चतुर्थ में रखा जाता है, जैसे कि ऊंचे काम करें, ठीक है, ऑफिस वगैरह में हाई लेवल प्रोफाइल और हाई क्वालिटी के आदमी। तृतीय क्रिया जो सेवा प्रदान करे, चतुर्थ मतलब वैज्ञानिक, और पंचम क्रिया जो बुद्धिजीवी जो हमारे देश के लिए क्या करते हैं। और चतुर्थ में हमारे प्रधानमंत्री भी आते हैं, क्योंकि वो नियम को लाते हैं अपने दिमाग से, लोगों की समस्याओं को समझकर जो डिसाइड और उनको सलाह देते हैं, वो चतुर्थ में आते हैं। और पंचम में बुद्धिजीवी जो बहुत दूर की बातें सोचते हैं कि भविष्य में ये हो सकता है और प्रदूषण बढ़ सकता है, या फिर ऐसी संभावना हो कि देश ख़त्म हो सकता है, तो उसके बारे में अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाएं। जो नीतियाँ बनाते हैं पूरे देश के लिए, वो पंचम क्रिया में आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। प्राथमिक क्रियाएं जंगल, द्वितीय क्रियाएं जंगल से प्राप्त चीज़ों को मूल्यवान वस्तु में बदलना, जिससे आय की प्राप्त होती है। तृतीय क्रियाएं, अब जो जो चीज़ें बन गई है, जंगल से लाया गया था क्या, तेल, रबड़, बिस्कुट, कुछ भी कृषि से कुछ भी लाया गया था, उसको मूल्यवान चीज़ें में बदल दिया, तो उसको अब बेचने वाला कौन है, तृतीय। दुकान खोल के बैठा है कि सेवाएं प्रदान कर रहा है, वकील है, ये सब चीज़ें बेचेंगे ना, क्यों पढ़े लिखे होते हैं आदमी, वो सेवाएं तो प्रदान करते हैं। डॉक्टर हो गया, गाड़ी चलाने वाला हो गया, वो अपना सेवाएं प्रदान करते हैं। चतुर्थ जो सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। टेक्नोलॉजी, अगर मान लो गाड़ी चल रहा है तो उसमें 5 व्यक्ति बैठे हैं तो 6 कैसे बैठे, तो ये विज्ञान, टेक्नोलॉजी। और पंचम क्रिया में आपका आ गया बुद्धिजीवी जो राष्ट्रपति हैं और ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, जो विशेषीकृत हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। धन्यवाद।